निवेदन करती हूँ हमारे लेखक और अनुवादक से कि इस पुस्तक को लोकार्पित करें और उसके बाद हम इस कॉन्वर्जेशन की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप दोनों को इस किताब के लिए बहुत बहुत बधाई। शुरुआत हम एक छोटे से इंट्रोडक्शन से करते हैं। हालांकि दोनों हिंदी के जगत में और अंग्रेजी के जगत में किसी परिचय के वैसे तो मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी मनोज रूपड़ा हिंदी के जाने माने कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, निबंधकार हैं। काले अध्याय, प्रति संसार नामक 2 उपन्यास आपके प्रकाशित हुए हैं। दफन और अन्य कहानियाँ, साज नासाज, टॉवर ऑफ साइलेंस, आमाज़गाह कहानी संग्रह और कला का आस्वादन नाम से उनका एक निबंध संग्रह भी प्रकाशित हुआ है। आपको इंदु शर्मा पुरस्कार तथा वनमाली कथा सम्मान, कथाक्रम सम्मान आदि कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। आपका गैल्फ में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं हंसदा सोवेंद्र शेखर, जो लेखक हैं और साथ ही उन्होंने हिंदी, संताली, बंगाली से अंग्रेजी में कई अनुवाद किए हैं। आपको आपके कहानी संग्रह आदिवासी विल नॉट डांस किताब के लिए जाना जाता है और साथ ही में आपके उपन्यास द मिस्टीरियस एलिमेंट ऑफ रूबी बैस्की को 2015 में साहित्य अकादमी के युवा पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्होंने कई सारी और किताबें लिखी हैं, जिसमें कुमार एंड द गिफ्ट ऑफ फायर, माई ग्रैंडफादर्स गार्डन आदि किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एक सब काले अध्याय की कॉपी। जी, ये मूल किताब है काले अध्याय नाम से। वे कहते हैं शुरुआती हिस्से में उपन्यास के, लेकिन मनुष्य इस विराट प्रक्रिया का हिस्सा कभी नहीं बन सकता क्योंकि वो अकेला है, अभिशप्त है। वो उन कीड़ों मकोड़ों से भी कमतर है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे को खा जाते हैं। मनुष्य क्या इसलिए इतना अभागा है कि उनके पास पशुओं और पदार्थों जैसी विचारहीनता नहीं है? क्या वो सिर्फ इसलिए अभिशप्त है कि वो कुछ सोच सकता है? कितनी विचारोत्तेजक और भयावह बात शुरुआत में ही इस उपन्यास में मनोज जी करते हैं। कथानायक के बहुत ही निजी अनुभवों से गुजरते हुए मानव सभ्यता की जो कई महत्वपूर्ण बातें हैं, कई बड़े सवाल हैं, इनसे ये प्रोटैगनिस्ट टकराता है, जिसमें हिंसा है, राजनीतिक, आर्थिक, मानसिक, वैचारिक विस्थापन है, विभाजन है, उपेक्षित आदिवासियों के बड़े सवाल हैं और इन विषयों पर लिखा भी जा चुका है कई बार। लेकिन आपको इस विषय पर लिखना क्यों जरूरी लगा? शुक्रिया आप सबका। विषय तो उस तरह से बहुत पहले से दिमाग में था, पर चूंकि जहां घटनाएं हो रही थी, जो असली युद्ध क्षेत्र था, बस्तर का वो इलाका जहां माओवादी मूवमेंट चल रहा था, तो मैं तो एक फिक्शन राइटर हूँ, मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, मैं कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हूँ, तो उस तरह के जमीनी अनुभव नहीं थे, लेकिन बहुत सारी घटनाओं की जानकारी मिलती थी और कुछ हमारे करीबी जो मित्र थे, जो अच्छे पत्रकार थे, उन्होंने बहुत भीतर जाकर के स्टोरी की थी। तो फिर ये एक मन पक्का बनाया कि अब उसमें भीतर जाकर काम किया जाए। तो आमतौर पर कहानियां जो लिखता हूँ उसमें कोशिश मेरी होती है कि जो लोकेशन है उसमें जाकर, चाहे मैं कोई नोट्स न लूं या कोई बहुत रिपोर्टाज उसका न लिखूं, लेकिन एक गहरी सांस लेना भी काफी होता है। जहाँ चीजें घटित होती है, जहाँ बड़ा जो एक सामाजिक ताना बाना बुना जा चुका है, तो
ये ख्याल दिमाग में था कि काम इसको उपन्यास के रूप में ही करना है। फिर जैसे जैसे मैं गुजरता गया उन रास्तों से, वैसे वैसे एक सिलसिला बनता गया। खासतौर से उपन्यास में ऐसा हिस्सा है जो मुझे कहीं से मालूम नहीं था, मेरे पास उसका कोई रेफरेंस नहीं था। एक सीधी सड़क थी, उसके एक तरफ बहुत सारे सीमेंट के पुतले थे जिसके हाथ में बंदूकें थी और नीचे लिखा हुआ था शहीद। तो ये उन पुलिस कर्मियों के याद में बनाए हुए पुतले थे जो माओवादियों के हाथ से मारे गए थे। दूसरी तरफ छोटी छोटी और समाधियां थी जिसमें हसिया थोड़ा गड़ा हुआ था। एक ही सड़क में इस तरफ उन लोगों की समाधियां हैं और एक तरफ जो एसपीओ थे, जो स्पेशल पुलिस फोर्स में जो थे, उन लोगों की समाधियां। अब जब मैंने रुक कर देखा कि कौन लोग हैं, तो सब नाम और सरनेम देखते हुए लगा कि सब आपस में रिश्तेदार थे। यानी एक ही समुदाय के सारे लोग आधे माओवादी आंदोलन में और आधे स्पेशल पुलिस फोर्स में चले गए। तो ये किन कारणों से गए होंगे? मेरे लिए सवाल ये था, मैं उस तरह से माओवाद का समर्थन नहीं करता और उस तरह से राज्य की हिंसा का, लेकिन जो कुछ हुआ वो देखना और उसके बाद ये समझना कि भाई ये आप किसके समर्थन में है, किसके समर्थन में नहीं, एक चीज हो गई। लेकिन इतना बड़ा समुदाय दो हिस्से में बढ़ गया, तो मेरे लिए ये बड़ा विषय था कि छोटी मोटी घटनाएं होती सामाजिक, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता, पर एक समुदाय का दो हिस्से में बढ़ जाना। अब इसमें जो आप आगे जैसा जिक्र करेंगे, दो इसमें प्रतीक है इसमें उपन्यास में। एक हाथी है जो जंगल में जंगली कुत्तों के हाथों मारा जाता है, उसको सारे जंगली कुत्ते घेर करके उसको पूरी तरह से मार के खा जाते हैं। और दूसरा एक प्रतीक है पलंग के जो शिपिंग ब्रेकिंग यार्ड है शिप का, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेकिंग यार्ड है वो। बड़े बड़े जहाज वहां टूटने आते हैं। तो वहां एक जहाज को मैंने टूटते हुए देखा। तो एक तरफ इस हाथी का मरना, कुत्तों के द्वारा खाया जाना, और दूसरी तरफ जो शिप ब्रेकर्स होते हैं उनके द्वारा उस बड़े शिप को तोड़ना। तो ये जो बड़े जो डिस्प्लेसमेंट थे, जो बड़े विखंडन थे, उसके बीच में मैं तीसरा जो बड़ा विखंडन था वो था आदिवासी समुदाय का। इस ढंग से मैंने उस उपन्यास को रचने की कोशिश की है। जी, हंसदा, आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने कई ट्रांसलेशंस किए हैं, आप खुद भी बहुत अच्छे लेखक हैं। आप व्हाट ड्रू यू टू दिस नॉवेल? क्या ऐसा था कि आपको इस नॉवेल ने आकर्षित किया, और आपका परिचय मनोज जी से कैसे हुआ? शुक्रिया। मुझे इस उपन्यास से ज़्यादा इस उपन्यास के लेखक मनोज रुपड़ा जी ने आकर्षित किया। ये सन 2006 की बात है, जब मैं मेडिकल कॉलेज में छात्र था। तो उस समय रेगुलरली नहीं लिखता था, बस कभी कभार, लेकिन पढ़ता था। तो एक हिंदी पत्रिका है वागर्त, जो भारतीय भाषा परिषद के द्वारा प्रकाशित होती है कोलकाता से। तो उस वागर्त पत्रिका में मैंने एक बहुत ही लंबी एक कहानी पढ़ी, लगभग शायद 7,000-8,000 शब्दों की कहानी, जो कि एक नॉवेला भी हो सकती है। उस कहानी का नाम था टावर ऑफ साइलेंस, और उसके लेखक एक अनजान नाम था मेरे लिए, मनोज रुपड़ा। तो उनकी एक इंटरव्यू भी थी साथ में, जिसमें कहा गया था कि बहुत ही अल्हड़ किस्म के इंसान है। मैंने अच्छी खासी तारीफ की गई थी इनकी, और कहानी लेकिन एक नंबर थी, जो बोलेंगे अमेजिंग, अनफॉरगेटेबल। वो सेट थी आपके जो पारसी समुदाय है बॉम्बे और नागपुर में, उसमें ये कहानी सेट थी। और उस कहानी में भी डिस्ट्रक्शन था। जो वैल्यूज हैं जो पुराने समय से चले आ रहे हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज, कि कैसे किसी व्यवसाय को चलाया जाए, कैसे ईमानदारी से काम किया जाए। जिस तरह से इस उपन्यास में काले अध्याय में आपका एक हाथी के डिस्ट्रक्शन को, या फिर एक जहाज के डिस्ट्रक्शन को, या फिर एक पूरे समुदाय के डिस्ट्रक्शन को दिखाया गया है, टावर ऑफ साइलेंस में यही बात, जो ट्रेडिशंस हैं, जो ईमानदारी है, जो वैल्यूज हैं, उनके डिस्ट्रक्शन को दिखाया गया है। एक
पारसी बाप बेटे के रिश्ते के थ्रू। तो मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी और मैंने उस समय सोच लिया था कि शायद मैं इसका ट्रांसलेशन करूंगा, शायद क्या मुझे करना ही मैंने सोच लिया था। तो 2006 से लेकर 2022 इतने सालों के बाद मुझे अवसर मिला। मैंने मनोज जी को उनका जो नंबर था जो वागड़ में मैंने देखा था, मुझे लगा 2006 का नंबर है, पता नहीं 2022 में शायद बदल गया होगा, लेकिन नहीं, मैंने व्हाट्सएप पर उनको खोजा, मैसेज भेजा और ईमेल भी शायद मैंने किया, हाँ ईमेल भी किया था, और एक हार्ड कॉपी भी भेजी थी मैंने इनके नागपुर के पते पर रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट में, और इन्होंने कि मैं आपकी कहानी का अनुवाद करना चाहता हूँ। और फिर इन्होंने चिट्ठी नहीं लिखी, इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर ही मैसेज भेजा कि हाँ आप कर सकते हैं, और फिर मैंने किया। और जब मैं टावर ऑफ साइलेंस का अनुवाद कर चुका था, उसके बाद में एक बांग्ला उपन्यास का अनुवाद कर रहा था, सुबर्ण रेणु सुबर्ण रेखा, जो कि नलिनी बेरा जी ने लिखा है और जिससे वर्ष 2019 में आनंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उसी दौरान मुझे मनोज जी ने पूछा, मनोज जी ने कहा मुझे कि मेरी एक उपन्यास है, मैं आपको उसे भेजना चाहता हूँ। तो मैंने कहा भेजिए। तो छोटी सी उपन्यास थी, उपन्यास का नाम था काले अध्याय, नॉट अ वेरी इंप्रेसिव कवर, लेकिन कंटेंट वो भी एक नंबर। तो तब मैंने ब्रेक लिया सुबर्ण रेणु सुबर्ण रेखा के अनुवाद से, और फिर मैंने काले अध्याय का भी अनुवाद कर लिया। दैट इज आई नीड माय सिस्टर साइलेंस। बस यही कहानी है जी। मनोज जी, इस उपन्यास में कई सारी ऐसी बातें हैं जो हालांकि सृजनात्मक ढंग से कई बातें काल्पनिक हैं, जैसे हाथी का आपने ले लिया या कई सारे अन्य उदाहरण हैं, लेकिन कई सारे ऐसे पक्ष हैं जो तथ्यात्मक हैं और बहुत ही संजीदा विषयों पर आधारित हैं और विश्वसनीयता उसकी बढ़ाते हैं। और इस तरह की चीज़ें लिखने के लिए काफ़ी रिसर्च भी करनी पड़ती है। किस तरह का रिसर्च आपको इस उपन्यास को लिखते वक्त करना पड़ा? क्या आप किस तरह आप उस फील्ड पर गए, किन लोगों से मिले? जो पहले से काम करते आ रहे थे, सामाजिक कार्यकर्ताओं में सुधा भारद्वाज थे, गौतम नवलखा थे, तो उस मूवमेंट पर काफी अंदर जा करके इन लोगों ने अपने ढंग से काम किया था, और जितने भी कॉन्ट्राडिक्शन थे वो सामने रखे थे, उनकी भी कुछ रिपोर्ट्स थी। और गौतम नवलखा की रिपोर्ट्स में तो जो उनकी कार्यशैली है उसका भी जिक्र था कि वो अपना कार्य कैसे करते हैं, इसका भी जिक्र था। तो इस तरह के कुछ रिपोर्ट्स थे। फिर मेरे जो एक दोस्त है राजकुमार सोनी, पत्रकार हैं, काफी उन्होंने एक जमाने में तहलका.com में थे, तो उन्होंने वहां पे बहुत अच्छी स्टोरी की थी उसकी, तो उसके साथ मैं गया और वो सारे लोकेशंस मैंने ट्रेस किए जहां घटनाएं हुई थी, और उसके बाद फिर मैं लोगों से मिला। मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि एक पत्रकार और एक सामाजिक कार्यकर्ता का काम जहां खत्म होता है वहां से लेखक का काम शुरू होता है। तो घटनाएं जब घट चुकी होती है और उसका जब धुआं गुबार छट जाता है, उसके बाद फिर उस युद्ध भूमि में लेखक का जाना होता है, क्योंकि लेखक उस घटना का कवरेज करने नहीं गया है। उस घटना से जो लोग पीड़ित है उसकी जो संवेदना है वो उसके पास पहुंचने जाता है। उस दौरान मैंने जो देखा कि लगभग 50 बड़े गांव खाली कर दिए गए। ये सलवा जुलम वाला जो पीरियड था, और उसके पहले ऑपरेशन ग्रीन हंट हुआ था। तो ये सारे लोग जो थे उनको एक कैंप में बसाया गया, और जब मैं उस कैंप में गया देखने के लिए कि कैसा है कैंप, जैसा मैंने नाजी फिल्मों में देखा है, ऑस्विट्ज के जो कैंप थे उससे कई गुना बदतर कैंप थे वहां। तो ये इतना घृणित था कि आप एक तो असंवैधानिक तरीके से जमीनें खाली करवा रहे हैं। आप कागजी तौर पर सही हो सकते हैं, लेकिन जमीनी तौर पर वास्तविक रूप से आप सही नहीं थे। बंदूक के साए में अधिग्रहण करने की क्यों जरूरत पड़ी, और जब सब लोग खिलाफ थे उसके,
आपके पास अगर ऐसी योजना होती जो वहां के जो लोग हैं उनके अनुकूल होती, तो इतनी बड़ी लड़ाई क्यों होती? आपके जितने प्रोजेक्ट थे उसका स्थानीय लोगों की जरूरतों के हिसाब से कोई तालमेल नहीं बैठ रहा था, उनका कोई ध्यान रखे बगैर आप इतने बड़े प्रोजेक्ट लेकर आते हैं। अच्छा ठीक है, आप मालिक है, सत्ता के हाथ में सब कुछ है, वो हर काम अपने ऊपर से जो आदेश है उसके हिसाब से कर सकती है, लेकिन अगर मान लो करना भी था तो उसके पुनर्वास के बारे में आपने क्या सोचा? जानवर से भी बदतर हालत में छोड़ देना उनको। अगर आपके पास बड़े कोई आर्थिक प्रोजेक्ट है तो साथ में कोई बड़ा पुनर्वास का भी कोई एक प्रोजेक्ट होना चाहिए। मैंने कहीं नहीं देखा ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो विस्थापित किए गए लोगों के लिए पुनर्निर्वास करने के लिए कोई मैंने देखा हो ऐसा कि इसमें इस तरह के लोगों को बसाया गया हो। कहाँ जाते हैं लोग? अभी कुछ दिनों पहले हसदेव नाम का अरण्य था छत्तीसगढ़ में, 2.5 लाख पेड़ काटे गए, 137 हेक्टेयर जमीन सपाट कर दी गई, जिसमें 270 हाथी रहते थे। मनुष्य की तो मैं गिनती नहीं कर रहा हूं, वो ऐसे प्राणी, आप सब जानते हैं कि ये जो पशु होते हैं, जंगली पशु, उनकी अपनी एक टेरिटरी होती है, उस टेरिटरी से बाहर हो जाते हैं तो मर जाते हैं। वो शायद जो उनका प्राकृतिक जीवन है, अगर वो उनको नहीं मिलेगा तो वो जिंदा नहीं बचते। वो 270 हाथी, उसके अलावा हिरण, बंदर, कितने और जीव जंतु, कभी सोचा? तो ये चीजें मुझे बहुत परेशान करती लिखने के लिए। फिर जब लोग आपसे नाराज होते हैं और आपकी नीतियों के विरोध में जब वो कुछ अपना एक्टिविटी करते हैं तो आप उनको बोलते हैं कि देशद्रोही है। तो मुझ पर ये आरोप लगा कि मैं इस उपन्यास में माओइज्म को रोमांटिसाइज कर रहा हूं, और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ये तो राष्ट्र विरोधी लोग हैं। तो मैं उनसे पूछता हूं कि भाई, सत्ता का विरोध करने का मतलब क्या राष्ट्र विरोध होता है? ऐसा कैसे मान लेंगे लोग? बिल में छुपा हुआ एक चूहा भी जानता है कि सत्ता विरोधी जो है वो राष्ट्र विरोधी नहीं है। तो ये लगातार जो एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि कोई भी जो अपोजिशन में आएगा वो राष्ट्र विरोधी है, लेकिन समझते हैं लोग, आपके बार बार नैरेटिव चलाने से कुछ नहीं होता, हर आदमी ये जानता है। ये कुछ बातें थी, उसके अलावा फिर आप मुझसे भी बात कीजिए, हंसदा से भी पूछिए, और उसके अलावा आप पूछिए जो। जी जी जी। हंसदा, अनुवाद करने की आपकी एक अपनी अलग शैली है। जो मूल कृति है और जो ट्रांसलेशन है, उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि आपने इस कृति को एक अपना संस्करण बनाया है, अलग ढंग से आपने उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। आपने जिस शैली को अपनाया है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मुझे लगता है कि हाँ, मैंने इस कृति को अपना बनाया है। मैंने इसका लिटरल ट्रांसलेशन नहीं किया है, बल्कि इसके जो अर्थ हैं, जो भाव हैं, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की है। थोड़े बहुत परिवर्तन किए हैं मैंने काले अध्याय में। इंट्रोडक्शन दिया है एक, ताकि कॉन्टेक्स्ट समझ में आए कि क्या हो रहा है। क्योंकि भले ही ये कहानी उस बड़े विनाश के बारे में हो, चाहे वो इकोनॉमिक वायलेंस हो, चाहे एक हाथी का शिकार कर लिया जाना हो, या एक समुदाय का नाश के बारे में हो, लेकिन एट द हार्ट ऑफ द स्टोरी इट इज अबाउट दैट बॉय हु गोज लुकिंग फॉर हिज सिस्टर। माने जो भाई बहन का जो रिश्ता है वो बहुत ही, जैसे कि टावर ऑफ साइलेंस में भी पिता पुत्र का रिश्ता बहुत ही खूबसूरती से मनोज जी ने दिखाया है। काले अध्याय में इरमा मारावी और उनके जो भाई हैं, जो अननेम्ड नैरेटर हैं, जिनको वे चटरू कह के बुलाती थी कहानी में, इन दोनों का रिश्ता बहुत ही सुंदर है। और भाई बहन का ये जो रिश्ता है, ये मुझे लगता है सबको याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा। तो मैंने वो जो भाई बहन का रिश्ता है उसको मध्य में रखा है, क्योंकि इन दोनों भाई बहन के थ्रू ही हमें ये जो विनाश की कहानी है वो दिख रहा है।
हाथी को मरते हुए किसने देखा था? उस भाई ने देखा था। बहन जो है किस लिए लड़ रही थी? उनका जो समुदाय है उसके विनाश के विरोध में वो लड़ रही थी। सो अल्टीमेटली इट्स अ स्टोरी ऑफ द बॉय एंड हिज सिस्टर। तो मैंने उसी को अपना बेस बनाकर ट्रांसलेशन किया है। ये उपन्यास जब अंग्रेजी में जब अनुवाद हुआ इसका, पहले मुझे शीर्षक समझ में नहीं आया। फिर मेरे एक दोस्त थे खालिद जावेद, उन्होंने भी पढ़ा और उन्होंने मुझसे कहा कि काले अध्याय जो शीर्षक है ना वो बहुत लाउड था हिंदी में जो अनुवाद था, और अंग्रेजी में जो इसका अनुवाद में जो शीर्षक रखा गया, आई नेम्ड माय सिस्टर साइलेंस, इसमें इस कहानी का जो अंडरटोन है वो ज्यादा खूबसूरती से उभर कर आता है। तो मुझे भी फिर ये लगा कि मैंने इतने बड़े बड़े जो घटनाओं का जो जिक्र किया था और उसके बीच में बहन और भाई का जो रिलेशन है, तो फिर जब लिख रहा था तब मेरे जहन में नहीं था। जब इन्होंने उसको अपने हिस्से से का जो मतलब का जो काम था वो अपने हिस्से का जब निकाल करके सामने रखा, तब मैंने थोड़ा उसको भी गौर कर देखा। मैंने तो रचते समय बहुत ज्यादा बड़ी घटनाओं में खोया हुआ था मैं, और भाई बहन का जो इमोशन था वो तो मुझे ऐसा लगता था कि ये तो सामान्य चीज है, जबकि इनके हिसाब से वो ज्यादा बड़ी चीजें थी। तब बाद में मुझे भी लगा कि देखिए इसमें जो भाई है वो पावरफुल बात है खामोशी की, पर इनके हिसाब से और फिर बाकी लोगों ने भी जिसको, क्योंकि कई बार लेखक जो है ना खुद अपना पाठ नहीं कर पाता कि मैंने क्या लिखा है, उसका पाठ जो है ना वो हमेशा पाठक करता है। वो हर पाठक अपने ढंग से नया पाठ करता है किताब का। तो उसी में क्या आपकी खुशी थी, आपका अगर लिखा हुआ कई पाठ अगर खुलते हैं उसके लिए पाठक के लिए, तब तो किताब आपकी कामयाब है। और एक ही पाठ अगर उसका खुल रहा है जैसा आपने लिखा है वैसा अगर वो कन्विंस हो रहा है, तो वो किताब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कामयाब किताब नहीं है। जब आप पढ़े तो आपको एक अलग उसमें से अर्थ मिले, आप पढ़े तो आपको उसमें से एक अलग अर्थ मिले, तब उसका जो कोलाज बनता है वो किताब की खूबसूरती है। मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, मनोज जी ने जैसे कहा कि जब वे कहानी लिख रहे थे तो उन्होंने शायद भाई बहन का जो रिश्ता है उसको शायद उतनी अहमियत नहीं दी होगी, हालांकि बहुत खूबसूरती से मूल उपन्यास में ये भी आया है। तो मैं इसे एक राइटर्स प्रॉब्लम कहता हूँ, जब बिकॉज आई एम सेइंग दिस थ्रू द पीओवी ऑफ अ राइटर। जब भी मैं लिखता हूँ कुछ तो मेरे दिमाग में कहानी रहती है कि हाँ मुझे इसको लिखना है, मुझे इसको आगे बढ़ाना है। तब उस कहानी में जो दूसरे जो साइड एपिसोड्स हैं, जैसे कि सोच एक लव स्टोरी है, so it is between two people, right? So the other people, they become just like tools to furthering the story of these two people who are in love, who are the protagonists of the story. So I tend to overlook the other ways in which I could enhance the events that are happening alongside the main story. उस पर मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य जो है, जो मेरा पूरा ध्यान लक्ष्य है कि मुझे जो मेन कहानी उसी को आगे बढ़ानी है, ठीक है। But when the story is published, it comes out, or even if it's not published, you just pass it around for an opinion from your friends or from anyone. Like if you send it to an editor, okay. So when they read this story, when जब लेखक को छोड़ के दूसरा कोई इंसान उस रचना को पढ़ता है, तो वो एक रीडर के रूप में देखते हैं उस कहानी को। वो लोग ओपिनियन असली बना सकते हैं कि हाँ कौन सा भाग जरूरी है, ये मेन भाग जरूरी है कि जो साइड इवेंट्स हैं इनको भी और थोड़ा सा एक्सप्रेस किया जा सकता था। So when you are reading a text as a reader, as a translator, as an editor, so you get to know the nuances on which the author could have worked upon, how to improve that work. इसीलिए एक ओपिनियन ले लेना मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। राइटर को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने जो लिखा है वही फाइनल है। So they should allow other people to read and critique their work, which is very important. That is why I always support editing. ठीक है, क्योंकि राइटर जो है वो अपने फ्लो में चलते जाता है, बस रैम्बलिंग हो जाता है। It is always an other person
who will read that work and who will give the opinion कि हाँ ये सही बनी है कि नहीं. So, जी, तो क्या ट्रांसलेशन करने की प्रक्रिया में आपने मनोज जी से बात की इस संबंध में? कभी नहीं. ओके, कभी नहीं. इंटरेस्टिंग. ट्रांसलेशन के समय मुझे नहीं लगता है कि राइटर से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप राइटर से बात करते हैं तो राइटर वही चीज दोहराएगा जो उन्होंने ऑलरेडी लिखा है. ठीक है, तो फायदा क्या हुआ? ट्रांसलेशन का मतलब यही हुआ कि एक भाषा में कोई चीज लिखी हुई है, उसको उन लोगों तक पहुंचाना है जो उस भाषा को नहीं जानते हैं. मुझे जैसे भाषा ए, जैसे हिंदी, मनोज जी ने हिंदी में लिखा, मुझे ये उन लोगों तक पहुंचाना है जो हिंदी नहीं जानते, लेकिन वो जो भाषा जानते उसे मैं जानता हूं. राइट. सो it is how you explain that to those readers. It's not how Manoj ji would do it. ठीक है, it becomes a translator's responsibility. इसीलिए पहले अपने समझो, फिर हाँ, ट्रांसलेशन खत्म करने के बाद जो चीज नहीं समझ में आती है, हल्की फुल्की, जैसे कुछ बस्तर के कुछ पौधों के बारे में मनोज जी ने लिखा, so I Googled them up. ठीक है, and that's how it happened. ओके, इंटरेस्टिंग. मनोज जी, अब हमने कथानक पर तो थोड़ी बहुत बात कर ली है, अब मैं आपके शिल्प पक्ष पर थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ. शिल्प पर हालांकि हंसदा जी ने उस कथानक की जो खामोशी है, जो शिप है या फिर काको है या जो प्रोटैगनिस्ट है या फिर हाथी है, खामोशी उसमें उनको दिखाई दी. जब आपने लिखा और आपने इस तरह के अलग अलग रूपक उसमें लिए और उसमें बहुत कई सारी कहानियाँ एक साथ गुथी, तो क्या आपने बहुत कॉन्शियसली ये किया या आपकी क्या प्रक्रिया रहती है जब आप अपनी शिल्प को चुनते हैं? दरअसल ये कार्गो शिप की इतनी बड़ी जो यात्रा है इस उपन्यास में, उसके पीछे एक मकसद तो ये था, मैं ये बताना चाह रहा था कि दुनिया में जहां भी जिस तरह के भी वायलेंस होते हैं, चाहे वो नस्ली हिंसा हो, चाहे सांप्रदायिक हिंसा हो, और उससे ऊपर सबसे बड़ी हिंसा जो मैं मानता हूं वो आर्थिक हिंसा. तो ये जो शिप जहां जहां से गुजर रही है, वहां एक बड़ी आर्थिक हिंसा का वो गवाह बनती हुई जा रही है कि जहां भी उसने किसी बड़े व्यापारिक केंद्र से जब वो गुजरती है, तो किसी एक आर्थिक फैसले ने कितने लोगों की जिंदगी तबाह की. जब कोई यूनिसेफ जैसी बड़ी जो डोनेशन करने वाली कंपनी मिल्क पाउडर का पूरा एक जहाज भेज रही है, और सिर्फ इसलिए उस जहाज को समुद्र में बहा दिया जाता है, और वो जा कहाँ रहा था? इथोपिया जा रहा था, जहां अकाल पड़ा हुआ था. तो अकाल पीड़ितों के लिए एक पूरा कार्गो शिप मिल्क प्रोडक्ट लेकर के जा रहा है, और बीच रास्ते में उस जहाज का सारा मिल्क प्रोडक्ट समुद्र में गिरा दिया जाता है. क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में डेयरी प्रोडक्ट को उसका भाव गिरने नहीं देना चाहते थे वो. ये कितनी बड़ी हिंसा है. तो हम लोग हमेशा जाति हिंसाओं में, नस्ली हिंसाओं में उलझे रहते हैं, लेकिन बड़ी जो आर्थिक हिंसा होती है जो इतनी बड़ी तबाहियां लाती है, तो इस कार्गो शिप के जरिए मैं ये बताना चाह रहा था, उसका जो कैप्टन है वो सिर्फ जहाज का कैप्टन नहीं है, वो भी सारी चीजों से गुजरता है. उसने देखा है कि कब बड़े ऐसे जंगल जहां पहले दूसरे प्राकृतिक जो पेड़ उगते थे उसको साफ किया गया, और वहां पे व्यावसायिक वृक्षों का रोपण क्यों किया गया? अच्छा, वो जमीन ऐसी नहीं थी कि वहां यूकेलिप्टस को लगाया जाता, लेकिन आपने ऐसे प्लांटेशन किए जो व्यावसायिक रूप से उपयोगी थे और जमीनों को तबाह कर दिया. तो ये जो बड़े अकाल आए इथोपिया में, उसका एकमात्र ये कारण था कि लाखों हेक्टेयर जमीन में यूकेलिप्टस का प्लांटेशन हुआ था, और यूकेलिप्टस ने वहां का जो नीचे का जो सोर्स था पानी का, उसको खत्म कर दिया. तो ये कौन सा, ये छोटा मोटा वायलेंस है?
मैं वो यही कहना चाह रहा था कि आखिरी में जब वो जहाज टूट रहा है फिर वापस सारी चीजों से गुजरने के बाद, वो भी एक हिंसा है, क्योंकि उसमें जो काम करने वाले जो लोग थे, उसके जो मैकेनिक थे, जो इंजीनियर थे, उसका उस जहाज के साथ वैसा ही रिश्ता बन गया था जैसे ही जीवित प्राणी के साथ होता है। तो अमूमन जो कार्गो शिप होता है उसकी उम्र तय रहती है कि जब वो पानी में उतरता है उसके बाद कितने सालों के बाद उसको डिमोलिश करना है। लेकिन ये आर्थिक मंदी के कारण टूटने के लिए आया हुआ जहाज था, इसकी उम्र पूरी नहीं हुई थी। तो जो आर्थिक समीकरण जो बिगड़े उसके कारण शिपिंग कंपनी को उस जहाज को तोड़ करके स्क्रैप में बेचना पड़ा। तो जैसे यहाँ एक हाथी को जंगली कुत्ते खा गए, वैसे वहां एक जहाज को बड़ी इकोनॉमिक जो चालबाजियां थी वो खा गई। तो इस तरह के सब उसमें विखंडन है उपन्यास में। हंसा, कोई ऐसा हिस्सा उपन्यास का जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगा हो? जी, लेकिन सबसे पहले मुझे अचानक से याद आया, मैं एक चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, ये मेरे ट्रांसलेशन प्रोसेस में था, स्पेशली काले अध्याय में। मैं हिंदी, बांग्ला और संथाली से ट्रांसलेट करता हूँ, ठीक है। तो अधिकतर जो मुझे थीम्स मिलते हैं उनसे मैं परिचित रहता हूँ। जैसे अगर संथाली में कोई कहानी या फिर संथाली में कहानी का तो मैंने अभी तक ट्रांसलेशन नहीं किया, पोइट्री और नॉन फिक्शन का किया है। तो उनके जो बैकग्राउंड है वो मेरे जान पहचान के हैं, सो उनके बारे में जानता हूँ, इसलिए मुझे उन पर ज़्यादा उतनी रिसर्च करनी नहीं पड़ती है। हिंदी में भी मैंने अभी तक जो ट्रांसलेशन किए थे उनके बारे में भी मुझे पता था, थोड़ा सा ज्ञान था। बांग्ला से मैंने जो ट्रांसलेशन किया उनके बारे में मुझे थोड़ा ज्ञान था, इसलिए मुझे ज़्यादा उन पर रिसर्च या पूछने की दरकार नहीं पड़ी। लेकिन काले अध्याय जो है, भले ही वो हिंदी में है, जिस भाषा को मैं जानता हूँ, जिससे मैं अनुवाद करता हूँ, लेकिन वो थी आपकी कोयतुर आदिवासी समुदाय के बारे में। कोयतुर है गोंड, जिनको हम लोग ऑफिशियली गोंड के रूप में जानते हैं। वे स्वयं को कोयतुर कहलाना पसंद करते हैं। कोयतुर जो है, उनकी जो भाषा है गोंडी, उसमें अर्थ है मनुष्य, इंसान। तो कुछ कुछ शब्द थे इस मूल हिंदी में, जो मैंने अज्यूम किया कि अगर ये जो प्रोटैगोनिस्ट नहीं कहना चाहूँगा, जो नैरेटर है, वो लड़का और उनकी जो बहन है, ये लोग और जो बाकी सारे कैरेक्टर्स भी हैं कहानी में जो कि कोयतुर समुदाय से आते हैं, तो ये लोग एक गांव में रहते हैं। तो क्या ये लोग वहाँ हिंदी में बात करते होंगे? तो मैंने थोड़ा अज्यूम किया कि नहीं, शायद हिंदी में बात नहीं करते होंगे, शायद अपनी मातृभाषा में बात करते होंगे, गोंडी में। तो थोड़ा सा लोकल फ्लेवर डालने के लिए और दिखाने के लिए कि हाँ, दिस इज सेट इन द बस्तर एरिया, मैंने कोयतुर समुदाय की ही एक महिला है, रोजी गावड़े जी, उनसे मैंने मदद ली। वही मेरे जो मैन्युस्क्रिप्ट है, आई नीड माय सिस्टर साइलेंस, जो इंग्लिश में है, उसकी पहली रीडर वही थी। तो उन्होंने ही मुझे जो डेली बोलचाल के जो शब्द हैं, माँ है, बड़ी बहन है, उनके जो गोंडी शब्द हैं, उन्होंने ही मुझे बताया और मैंने उन्हीं शब्दों को इंग्लिश ट्रांसलेशन में इस्तेमाल किया है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि ये जो उपन्यास है, जो मैन्युस्क्रिप्ट है फर्स्ट ट्रांसलेशन का, इसे सबसे पहले उसी समुदाय के एक इंसान ने पढ़ा। तो मैं हमेशा ही रोजी गावड़े जी का जो मदद रहा, जो सपोर्ट रहा, मैं उसको हमेशा से एक्नॉलेज करता हूँ। और रही बात काले अध्याय के उन पोर्शंस की जो मुझे बहुत अच्छे लगे, सबसे पहले तो हाथी वाला पार्ट, क्योंकि उसी भाग के चलते मैंने I chose to translate this book. Also वो जो बहन का कैरेक्टर है, जो खामोश रहती है, कुछ नहीं बोलती है, लेकिन इतना पावरफुल है, एक क्या कहेंगे, एक तरह का
जैसे इस कहानी में लड़के के जो जेब में एक पत्थर रहता है, जुनून, जिसका नाम लड़की ने रखा जुनून, और अपनी बहन का नाम उसने रखा खामोशी, जिससे derives the title I need my sister silence। लेकिन वो जो जुनून है वो उस बहन के मन में भी है, राइट? वो कुछ बोलती नहीं है लेकिन वो कर दिखाने में विश्वास रखती है। तो उनका जो इंटरेक्शन है अपनी सौतेली माँ के साथ में, सौतेली माँ जो है वो अत्याचार करती है बहन पर, और चूंकि ये जो लड़का है वो उसका इतना लगाव है अपनी बड़ी बहन से, तो वो अपने बेटे से भी नफरत करती है। सो वो जो इंटरेक्शन है सौतेली माँ और बेटी के बीच में, वो इंटरेक्शन प्लस जो आपके ऑफ कोर्स हाथी वाला पार्ट तो था ही, लेकिन जहाज का जो डिस्ट्रक्शन का सीन था कि समय से पहले जहाज को डिकमीशन कर दिया गया, उसे स्क्रैप के रूप में तोड़ा गया, तो ये सभी कुछ थे जिससे मुझे लगा कि हाँ मुझे इसको ट्रांसलेट करना चाहिए। बट ऑफ कोर्स जो बस्तर की जो सेटिंग है कोयतरू लोगों के बीच में, द एलिफेंट एपिसोड एंड द सिस्टर्स कैरेक्टर, सो दीज आर द वंस व्हिच actually pushed me to translate this book। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस तरह के समय में हम रहते हैं, कई बड़े सवाल और गंभीर सवाल आप लोगों ने अपने लेखन में और ट्रांसलेशन में दोनों में आपके आए। कई जगह आपने उसका उल्लेख भी किया शुरुआत में कि कई जो व्यवस्था विरोधी तत्वों के महिमा मंडन का आरोप आप पे लगा। मैं जानना चाहूँगी कि किसी भी लेखक को या किसी भी इंसान को विचारधारा के खानों में बांट करके देखना आज आम बात हो गई है। आपने उस पे बात अभी की है, आपकी प्रतिक्रिया क्या रही आपके लिए सवाल? और हंसदा, जब ट्रांसलेशन इसका हुआ कि आपको भी इस तरह की कोई प्रतिक्रिया आई? जो भी रिव्यू आया सब अंग्रेजी में है, मुझे अंग्रेजी आती नहीं है तो मैंने पढ़ी नहीं, मैंने किताब भी नहीं पढ़ी जो अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुई वो। पर मुझे जो इंटरव्यू आया अभी एशियन एज का जो इंटरव्यू आया उसमें ये सवाल आया है कि आपकी किताब पर ऐसी प्रतिक्रियाएं आई है और ये आरोप लग रहे हैं कि आप माओइज्म को रोमांटिसाइज कर रहे हैं और माओवाद एक अलग राज्य राष्ट्र की मांग करता है, इसलिए वो राष्ट्र विरोधी है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको किसने कह दिया कि वो अलग राष्ट्र राज्य मांग रहे हैं? वो तो एक बेहतर राज्य मांग रहे हैं। वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि योजनाएं ऐसी हो जो वहां के लोगों के अनुकूल हो। और फिर वही बात जो मैंने अभी कही कि वो राष्ट्र विरोधी कैसे हो गए? वो तो आपकी योजनाओं के विरोधी है, आपकी नीतियों के विरोधी है। तो सत्ता की नीतियों का विरोध करने का मतलब राष्ट्र विरोधी होना नहीं होता। ये बात मैंने पहले भी कही उसमें। और ये जो चलाया जाता है किसी भी आंदोलन के खिलाफ, तो बहुत बड़ा हिस्सा उसमें प्रचार माध्यमों का होता है कि एक चीज को आप बार बार प्रचार माध्यमों से एक ही नैरेटिव फिक्स करने के बाद बोलते रहते, लोगों के दिमाग में बैठ जाती है। अच्छा, ऐसी चीजें ज्यादा अच्छे से बैठ जाती है जो झूठे तरीके से आती है। जो बड़ी सच्चाइयां उसको जल्दी भूल जाते हैं। अभी हमारे एक बड़े सीनियर लेखक है, कुछ दिनों पहले अपने इंटरव्यू में कहा कि हिंदुस्तान बहुत बड़े एक ऐसे विस्फोट से गुजर रहा है और वो विस्फोट डिमेंशिया और अल्जाइमर का है। यानी इतने भयानक तरीके से लोग भूल रहे हैं हर बीती हुई बात को। ये विस्मृति इतनी खतरनाक है कि अभी अभी जो कुछ हुआ, बड़ी घटनाएं जो हुई, इतनी तबाहियां हुई कोरोना के पीरियड में, सामने देखा आपने, भोगता, उसको भूल गए आप। और दूसरे ढंग से जो नैरेटिव आपके दिमाग में डाल रहे वो आपको याद है बराबर। वो सब कुछ जो इतना भयंकर तकलीफ दे था आपकी नजर के सामने हुआ, आपके रिश्तेदार, आपके करीबी लोग उसमें चले गए और बंद इंतजामी के कारण गए। आधे से ज्यादा तो जो लोग गए
वो अच्छा इंतजाम नहीं होने के कारण गए, अच्छी स्वास्थ्य सेवा नहीं होने के कारण, और इतनी बड़ी घटना। उसके बाद फिर अभी किसानों का प्रोटेस्ट हुआ, उसको भूल गए। कितनी ऐसी घटनाएं हुई जो लोग भूलते गए। लेकिन ये जो नैरेटिव चलाया जाता है, जो पूरा मीडिया चलाता है, वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो व्हाट्सएप अंकल के ग्रुप पे जो अंकल और जो रिश्तेदार है, उनके लिए वो हमेशा याद रहने वाली चीज बन जाती है। जो कल तुम्हारे साथ हुआ था, परसों तुम्हारे साथ हुआ तो भूल गए। ये विषय इतना खतरनाक था। जो उपन्यास इनका आया था 100 ईयर ऑफ सोसाइटी में, कि एक गांव है जो अचानक उसकी पूरी स्मृति खत्म हो गई है, उसको कुछ याद नहीं है। तो हिंदुस्तान क्या उससे गुजर रहा है अभी एक पूरा देश, कि कुछ दिन पहले जो हुआ उसको हम भूल रहे हैं। अभी ये सारी जो घटनाएं थी, जो इतने बड़े बड़े महा ऑपरेशन हुए, जो भी अभियान चलाया गया सेना के, सब भूल गए लोग। मैंने अपनी नजर से देखा है 147 लड़कियों के साथ रेप हुआ था नगा बटालियन के द्वारा, और उसके जो बच्चे हुए उसमें 27 लड़कियों के जो बिल्कुल नाबालिग जैसी लड़कियां थी, 16-17 साल की उम्र की लड़कियां थी। मैंने उनके बच्चे देखे, वो आदिवासी जैसे नहीं दिख रहे थे, उनका चेहरा गोल मटोल था, और नॉर्थ ईस्ट के लोगों का जो फेस होता है। तो ये आपको किसी मूवमेंट को जवाब देने के लिए रेप की भी जरूरत है, और उस रेप को भी आप भूल गए। ये भयानक है। सबसे ज्यादा स्मृति हमेशा हमारी सब चीजें जो निकल रही है बहुत खतरनाक है। वो मैं बस इतनी बात कहना चाहता हूँ। जी, मुझे अभी तक मेरी अभी तक किसी ने आलोचना नहीं की इस बारे में, लेकिन आलोचना होने से भी क्या है, हमें अपना काम करते जाना है, बस यही। जी जी। कल ही बातचीत करते हुए यही बात हमारे सामने आई कि जब भी कोई लेखक बात करता है तो आखिरकार वो मनुष्य की ही बात करता है, और उसी की बात उसे करनी भी चाहिए। खैर, अब मुझे लगता है कि हमारे पास 10 मिनट हैं, कुछ सवाल हम ऑडियंस से लेते हैं, उसके बाद हम जो मूल उपन्यास है और जो ट्रांसलेशन है उसको भी पढ़ेंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। जा सकता मनोज भाई का यह उपन्यास के बारे में मैंने पढ़ा ही, मैंने स्वयं नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने इसके बारे में पढ़ा है। इसमें जो माओइस्ट जो वायलेंस या उसके प्रति जो दमन की पूरी की का जिक्र जो आता है, चूंकि मैं प्रशासन से भी जुड़ा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे एक सवाल करना है। अभी आप कह रहे थे कि जो हिंसा है, तब क्या करे आदमी जब हिंसाएं दोनों तरफ से होनी शुरू होती है, क्योंकि साधन मीन्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट होते हैं ना टू अचीव। अगर कोई हमारे सुनियोजित ढंग से अगर कुछ नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए ठीक उल्टा दूसरों को मारना, रेप करना, बंदूकें लूट लेना, हिंसा करना और हिंसा से चीजों को दखल करना या जबरदस्ती कायम करना, ये कितना सटीक या कितना समीचीन कहेंगे आप? बोलो, ये आ रही आवाज? बोलो, आ रही ना? ये आप चूंकि प्रशासन से जुड़े हैं तो बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे कि चाहे मामला जंगल के बीच के माओइज्म का हो, चाहे हमारे जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, बॉर्डर के आसपास के इलाकों में जब एक तरफ से मिलिटेंसी होती है और एक तरफ से मिलिट्री होती है, तो दोनों की जो भी फाइट होती है, जिस तरह की भी होती है, जिस तरह से भी लड़ते होंगे, उसमें बीच में जो लोग होते हैं, और ठीक वैसा ही इस मोमेंट में बीच के जो लोग थे जिनको कोई लेना देना नहीं था। मैंने उपन्यास में ना तो माओइज्म को फेवर किया है, ना राज्य की हिंसा की आलोचना की। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये हर बार जब भी सेना कोई बड़ा अभियान चलाती है तो हजारों लाखों लोग ऐसे होते हैं जो
उस मूवमेंट के चपेट में आ जाते हैं। तो उसका क्या किया जाए, उसके लिए कौन दोषी है, और फिर वो जो नुकसान उनका हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। आप ये देखिए कि भाई आप जो इतना बड़ा जो युद्ध है वहां पर जो कोहराम मचा हुआ, आप लेखक के हिसाब से आप इसका पक्ष ले या उसका पक्ष ले, उसका कोई मायने नहीं रखता। लेखक का असली पक्ष वो है जो पीड़ित है ना। उसके अलावा मैं किसी का पक्ष नहीं लेता। जो पीड़ित आदमी है वही मेरे लिए मुख्य केंद्र है। उसकी विचारधारा क्या है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे आप लेफ्टिस्ट कहिए, राइटिस्ट कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक इंसान की बात करता हूं कि उसको तकलीफ क्या हुई है। तो मैंने पहले भी ये बात कही कि जहां पत्रकार का और सामाजिक कार्यकर्ता का काम खत्म होता है वहां से लेखक का काम शुरू होता है। ठीक, बस यही कहना चाहूं। Since we are discussing how administration also take parts in violence, तो state violence बहुत common चीज है और administration is also sometimes part of violence, ये भी बहुत common चीज है। फर्ज करो कि मैं एक आदमी हूं और मुझे पुलिस ने शूट किया। ये एक क्राइम हुआ है जिसे पुलिस ने किया है। अब मेरे बच्चे पुलिस स्टेशन में उसकी एफआईआर रजिस्टर करना चाहते हैं, दे आर नॉट अलाउड। इनफैक्ट मेरे बच्चों पर ही एफआईआर रजिस्टर कर दी जाएगी किसी न किसी केस में, उनको थ्रीट करके कि आप क्यों एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं पुलिस फोर्स के खिलाफ। इफ आई वांट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस आई विल बी ब्रांडेड एज अर्बन नक्सल। एक थोड़ा पढ़ा लिखा हूं तो, अगर मैं कम पढ़ा लिखा हूं तो मुझे कह दिया जाएगा कि ये तो इस्लामिस्ट है। तो ये जो इतना वायलेंस हमारे समाज में है हर जगह, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, इवन जुडिशियरी इज प्रोटेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वायलेंस, इसमें हम लोगों के लिए जो लेखक हैं, साहित्यकार हैं और अपनी भूमि से और अपनी संस्कृति से प्यार करते हैं, क्या रास्ता बचता है सर? आपसे भी पूछूंगा और आपसे। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा प्लीज। इसीलिए मुझे ऐसे सेशंस पसंद नहीं है, क्योंकि आई एम टोटली कंप्लीटली डम्बफाउंडेड। You can see the way in which I'm sitting. I'm like falling off my chair कि क्या हो रहा है, but wait, I need to compose myself. So आप ही बताइए। इससे बात समझ नहीं पाया। जी, रहमान अब्बास भाई ने पूछा है कि जो वायलेंस होता है उसमें आपका जो सरकार है, जिसमें आपकी क्या कहते हैं पुलिस है, जुडिशियरी है, उस वायलेंस में वो भी शामिल होते हैं आम लोगों के खिलाफ। जैसे अगर रहमान अब्बास जी ने अपना ही एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई उन्हें गोली मार दे, उनकी मृत्यु हो जाए और उनके बच्चे फिर जाएंगे पुलिस में, पुलिस के खिलाफ ही एफआईआर करने की, क्यों गोली मारी गई, हमें इंसाफ चाहिए, तो हो सकता है कि इनके बच्चों को एफआईआर दर्ज नहीं करने दिया जाए या फिर उनके बच्चों पर ही उल्टे दोषारोपण किया जाए कि ये इस्लामी है या अर्बन नक्सल है। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और ये जो सवाल है ये आपके लिए भी है और मृत्युंजय जी के लिए भी है। आप सही जवाब दे सकते, आप प्रशासन से जुड़े हुए हैं। आपने सही में यू हैव पुट योर फिंगर्स इनटू द हॉर्नेस नेस्ट। देखिए, आप जिस स्टेट वायलेंस की बात कर रहे थे, हमें सबसे पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा, गांधी जी भी कहते थे स्टेट इज ए नेसेसरी इवल। स्टेट की जरूरत आपको क्यों पड़ती है? दिनकर ने अपनी कविता में बड़ा अच्छा कहा है, नृप चाहिए तुम्हें जो कि पशुओं की भांत चराए। तो हम पशु होते क्यों हैं? पहले हम पशु होते हैं इसलिए किसी को चराने की जरूरत पड़ती है, हमको हाँकने की जरूरत पड़ती है। And that is where the state comes into the picture. The moment a state comes into the picture, all the machinery, चाहे वो पुलिस हो या सिविल प्रशासन हो या जितनी भी स्टेट मशीनरी है, वो सारे के सारे आके उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज the state controls them, और उनके जरिए वो ये करते हैं। रहमान भाई ने अभी कहा कि अगर पुलिस शूट कर दे और हमारे बच्चे केस करने जाते हैं तो केस नहीं होता। ये आम बात है। आज भी आप थाने में
जब हम लोग नौकरी में आए थे तो ये हमारा मकसद यही होता था, पहले सोचते थे कि हर आदमी का हक है वो जब थाने में जाए तो उसकी सुनवाई हो। और आपको यकीन से मैं कह सकता हूं कि आज भी बिना हम लोगों के फोन किए एक एफआईआर दर्ज करने में नानी मर जाती है लोगों की। आप एक एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश कीजिए पुलिस में, आपको पता चलेगा। तो स्टेट मशीनरी काम करती ही ऐसे है, उनका हमेशा हर चीज को निगेट करने का होता है। अपने को प्रोटेक्ट करो, दूसरे को निगेट करो। दिस इज हाउ द स्टेट वर्क्स एंड दिस इज द रियलिटी। इस रियलिटी के बीच में फंसे हुए जो पीड़ित लोगों की बात जो मनोज भाई कर रहे थे और अपने उपन्यास में भी उन्होंने किया, इसमें कोई शक नहीं है। एक कवि और लेखक होने के नाते कई बार ऐसी स्थितियों का सामना हमें करना पड़ता है where you do not know how to react because in front of you whom you are supposed to go and address and engage, some of them are your own friends with whom you go share poetry, you go and have discussions, and then what do? You know what do? I take the advantage of the meeting, I get into them and very quietly tell them, get lost. Because that's no option. I am under if I am working as a state machinery, I am under the control of the administration and I am under instruction and order. If I do not follow, that will cause another chaos in the society which will be addressed by nobody. Then there will be a chaos. There will be anarchy. तो हम ऐसे समझिए कि एग्जिस्टेंशियल एक ट्रैप है ये पूरा। हम एक एग्जिस्टेंशियल ट्रैप में फंसे हैं और उसका सबसे बड़ा उपाय मेरी तरफ से यदि पूछे तो मैं यही कहूंगा, अनलेस अनटिल हमारी अपनी सोसाइटी, अपने लोग, एक एक नागरिक, हम भी तो नागरिक हैं। जो बच्चे आपके पुलिस में या प्रशासन में जाते हैं वो भी तो इसी समाज से पैदा हुए हैं ना, तो वो भी तो इसी के नागरिक हैं। उन्हीं किसी के भाई हैं, हम किसी के बहन हैं, किसी के बेटे हैं। Why do we have a situation like this? We have to understand this and we have to address which each of the among our community. I think I have made something clear. Of course, that lot remains unclear because situation to situation there are differences. As the humans, we are not equal, of course. जी धन्यवाद। काफी बहुत विस्तार से बातें अपनी बता दी है, तो मेरे ख्याल से बात लगभग हो गई है और आप शायद उनसे मुतमईन है। अगर नहीं है तो फिर आगे फिर कभी बात करें, क्योंकि अब लगभग हमारा समय पूरा होते आ गया है। जी मैं एक ही शब्द में दूंगा, जी जयप्रकाश नारायण हाँ हाँ को फॉलो करो। उन्होंने क्या कहा? जी आप अपने तरफ से थोड़ा ठीक से समझा सकते हैं। जयप्रकाश नारायण जी ने इंदिरा जी के खिलाफ यही तो कहा था, एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना बंद कर दो। जब कोई बड़ा, मैं ऐसा हमेशा लगता था, और आपने तो देखा नजर के सामने इमरजेंसी का जो पीरियड था उस समय भी ये हुआ था। भाई देखिए, आमतौर पर राज्य मिशनरी अपना काम करती रहती है, लेकिन कोई ऐसी पावरफुल सत्ता जो अपने अधिकार क्षेत्र को नाजायज तरीके से बढ़ाते हुए एजेंसी को कैप्चर करती है, जब तब ये दिक्कतें और बढ़ जाती है। फिर उसका अपना जो एजेंडा है, जैसे वो यूपी में ठोक देना, हाँ हाँ मजा करें, हाँ हाँ जब स्टेट स्टार्ट स्पॉन्सरिंग क्या करें, हाँ हाँ दैट्स रॉन्ग, इट्स इलीगल, हम्म। एब्सोल्युटली। होता है वो। फिर उसके बाद वो पॉलिटिकल एजेंडा जो है ना, वो डंडे की तरह काम करता है, वो सारे एजेंसी के ऊपर पड़ता है। वो एजेंसी में आप जैसे पाल पुलिस में काम करने वाले, दूसरी जुडिशरी में काम करने वाले, सबके गले के ऊपर तो पंजा लगा हुआ है। कौन बचा हुआ है? कहाँ बचा हुआ है कोई? और कितने तरह के दबाव आ रहे हैं, कैसे कैसे दबाव आ रहे हैं। तो आप उसमें ये सोचिए, कैसे हो सकते हैं कि जो पुलिस वाला जो बैठा है वो अगर किसी अगर मुसलमान का मर्डर हुआ, उसके बच्चे को अगर रिपोर्ट दर्ज कराने जा रही है, अब वो जो दर्ज करने के लिए रिपोर्ट बैठा है, वो एफआईआर लिखने के लिए बैठा है, तो अदना सा एक छोटा सा मामूली कर्मचारी है वो।
उसके ऊपर कौन है, उसके ऊपर कौन है, वो कहाँ से चीजें चलती हुई आ रही है। तो ये मैं हमेशा कहता हूं कि जब कोई बड़ी लड़ाई होती है, सुरक्षा कर्मी जो होते हैं वो भी इंसान है। इस उपन्यास में एक जिक्र है कि नगा बटालियन का जो कमांडर है वो और इस उपन्यास का नैरेटिव दोनों आमने सामने हो गए। अच्छा, दोनों को जो है ना लड़ाई नहीं करनी थी, खून खराबा नहीं करना था, और आंखों आंखों में समझ गए। वो एक दूसरे को देख करके आंखों आंखों में समझ गए कि अच्छा, इसके पीछे पूरी आदिवासियों की डरे हुए आदिवासियों की फौज थी, क्योंकि रात में कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ था और अब एक और बड़ा अभियान होने वाला था, तो सब आदिवासी भागना चाहते थे उस क्षेत्र से, और ये गलती से उसका नायक बन गया था। अब एक आदमी अकेला जा रहा है, उसके पीछे हजारों लोग हथियार लेकर के आ रहे, सामने से बटालियन आ गई, क्या नहीं हो सकता था उसमें। लेकिन मैंने उस उपन्यास में एक रास्ता निकालने की कोशिश की। तो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आया कि ऐसी भयंकर स्थिति में जहां हजारों लोग सामने शस्त्र लेकर खड़े हैं और एक पल में चीज बिगड़ सकती थी, लेकिन वहां उपन्यासकार ने अपने ढंग से उस दृष्टि का काम लिया है कि कैसे इस हिंसा को टाला जा सकता है, और एक कोशिश उसने की और कोशिश कामयाब हुई। और उधर से नगा बटालियन के लोग आए, इधर से ये आदिवासी लोग गए, और बीच में जो रास्ते में पेड़ पड़े हुए थे, अवरोध पड़े हुए थे, दोनों ने मिल करके हटाए। दोनों कौन थे? जो बटालियन में लोग हैं वो भी किसान थे जिनके हाथ में हथियार थमा दिया गया, और ये भी किसान है। आखिरकार इंसान तो दोनों हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने वाला कौन है? तो ये मशीनरी जिस ढंग से काम करती है, उसमें जो निचले स्तर के जो कर्मचारी होते हैं वो करेंगे क्या? बड़े जज कुछ नहीं कर पा रहे, उनके ऊपर दबाव आ रहा है, तो ये बेचारे छोटे मोटे जो कर्मचारी वो क्या करेंगे? तो हमको समझ लेना पड़ेगा कि एजेंडा जहां से चल रहा है, और जवाब अगर देगी तो कभी जनता ही देगी उसका, व्यक्तिगत रूप से हमारे आपके सोचने बोलने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल एक छात्रा से ले लेते हैं और फिर इस सत्र को समाप्त करते हैं। यस, यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मेरा प्रश्न अनुवाद से संबंधित है। जैसे सर आपने कहा कि जब हम लोग अनुवाद करते हैं तो ऐसे कुछ शब्द मिलते हैं जिनका अर्थ हमें नहीं पता होता है, तो हम क्या करते हैं, एक तो हम लोग गूगल करते हैं या फिर हम लोग शब्दकोश में ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी हमें वो सटीक जो अर्थ है वो नहीं मिलता है। तो आपने बताया कि आपने भी यहाँ अनुभव किया है, तो मेरा प्रश्न यह है कि उन शब्दों के लिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब कहाँ से उसका अर्थ ढूंढना चाहिए? अच्छा सवाल है। कुछ कुछ चीज़ों के आप बैठ जाइए। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि शब्दों के सटीक अर्थ हमें मिले जो हम लोग यूज करें, वो तो एकदम लिटरल ट्रांसलेशन हो जाएगा। अनुवाद में करना क्या होता है, बात को समझानी पड़ती है। एक भाषा में एक कृति रची गई है, उसे उन लोगों तक पहुंचाना है जिन्हें वो भाषा नहीं आती, लेकिन उनके भाषा में वो जो भाषा समझते हैं। तो हमें वो जो शब्द है या फिर कोई भी इमोशन है, उसके जो शब्द तो ठीक शायद ठीक नहीं था, क्योंकि यूजुअली अगर एक शब्द है तो शायद उसका जो आपका डायरेक्ट अनुवाद है वो आपको उपलब्ध हो जाती है। दिक्कत आती है एक पर्टिकुलर लाइन या एक पर्टिकुलर भाव के अनुवाद में। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि उसका जो अर्थ है, भले हमें सही शब्द नहीं मिले, लेकिन जितने पास हम जा सकते हैं उसका जो अर्थ है उससे उस जो टारगेट भाषा है उसमें पहुंचाने में। बस। बहुत बहुत धन्यवाद। इस संवाद के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया चर्चा भी यहाँ पर हुई। इस उपन्यास के केंद्र में प्रेम है, संवेदनशीलता है, कई सारी अन्य समस्याएं भी हैं, लेकिन मूलतः मनुष्यता और प्रेम की बात ये करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी, आप लोग यहाँ पर आए। इस किताब को ज़रूर आप खरीदें और पढ़ें। छोटी सी कविता अज्ञे की मुझे समाप्त करते हुए याद आती है कि मौन भी अभिव्यक्ति है, जितना तुम्हारा सच है उतना कहो।
बहुत बहुत धन्यवाद. आई नेम्ड माई सिस्टर साइलेंस. बहुत ही बढ़िया उपन्यास है, इसको ज़रूर पढ़िएगा. थैंक यू. थैंक यू. Thank you very much for demonstrating the power of the pen. I would also like to add that Mamta didn't introduce herself, but she's one of our finest poets. So please, especially to the students, please find time to speak to her as well.